नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड इस चैनल सुई सून पर। आशा करता हूं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जिनको मैं अपने स्कूल के टाइम से जानता हूं, लेकिन उनसे आज मेरी जो एक मैं कहूँ वर्चुअल अगर भेंट हो रही है, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2 दशकों के बाद, अगर मैं इसको कह सकूं शॉर्ट में, नॉट दैट वी आर वेरी ओल्ड, but almost 2 decades have, I think, elapsed that I am seeing Miss Nivedita Mishra in person. So, very warm welcome, Nivedita. Nivedita, before you start, answering our question and session, let me give a brief introduction. Nivedita is a Canadian lawyer. She is based out of Greater Toronto area in Canada. She has acquired Canadian citizenship back in 2007. Not only is she one of the both promising and upcoming lawyer in Canada, she has had a very rich experience across 3 different continents. वो भारत में उनका जन्म हुआ, मेरे ख्याल से मैं उनसे पूछूंगा, इस बात को क्लैरिफाई भी करेंगे। पली बड़ी है यहाँ पे, उनकी शुरुआती शिक्षा इंडिया में रही, हम लोग साथ में भी कुछ साल पढ़े हैं यहाँ पे। उसके बाद निवेदिता यूके गई, वहां से उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया, कुछ और पढ़ाई की। उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट कर गई और अब काफी सालों से कनाडा में वो अपनी लीगल प्रैक्टिस की कमान संभाले हुए हैं। और उसके साथ ही साथ वहाँ की जो जूरिस्प्रूडेंस है, कैनेडियन जूरिस्प्रूडेंस और लॉ है, उसको इवॉल्व करने में वो बहुत मदद करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जयंत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं कोशिश करूं कि मैं हिंदी में बात करूं। ऐसा नहीं कि हम कनाडा आ गए तो हम हिंदी भूल गए। हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई याद है स्कूल की। टीचर्स हमारी काफी अच्छी थी। अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई वुड स्टार्ट विथ यस, मेरी परवरिश, बर्थ और अपब्रिंगिंग इनिशियल ईयर्स की इंडिया में हुई। मैं एक्चुअली उड़ीसा से हूँ। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, everybody are from Orissa. I was born in a small town called Cuttack. It's close to Bhubaneswar, the capital, and I still have family there. My roots are still there. Delhi, मेरे father move हुए थे अपने profession के लिए. He's a lawyer in the Supreme Court. He's a senior advocate. तो I guess आपकी ये भी सवाल रहता है कि आप कहाँ से inspired होंगी. So yes, my father and my grandfather have been my inspiration all my life. उसके बाद 12th की पढ़ाई के बाद मैं कनाडा एक्चुअली गई. माय फादर डिड नॉट वांट अस टू लिव इन इंडिया. विल गो इनटू दैट मे बी अ लिटिल लेटर. सो उन्होंने जिद करके कि नहीं, तुम कनाडा जाओ, तुम्हारी वहीं पे पढ़ाई और वहीं पे सेटल हो, वहीं पे आगे. बट मेरी हमेशा से इंडिया की तरफ अट्रैक्शन था, एक आकर्षण था कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है. आई वॉन्टेड टू स्टे इन इंडिया, बट उनका बिल्कुल भी ये नजरिया नहीं था तुम जाओ कनाडा. तो मैंने अपनी अंडर ग्रेड की पढ़ाई कनाडा में की. जबकि मेरी एमिटी लॉ स्कूल में एडमिशन हो गया था. मैंने वहां पे एक सेमेस्टर किया भी और काफी अच्छे दोस्त बनाए. बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव पेरेंट्स प्रेशरिंग यू कि जाओ जाओ, तो आई वेंट टू कनाडा. आई डिड माय 4 साल की पढ़ाई इन सोशियोलॉजी, बी ऑनर्स. उसके बाद जब आगे का करना था तो मैं ऑटवा मूव हुई कुछ सालों के लिए, 2 साल. उसके बाद मैंने कहा कि इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करती हूँ. उसके लिए मेरे फादर ने कहा हाँ बहुत अच्छा आइडिया, इंग्लैंड में बैरिस्टर और सोलिसिटर की पढ़ाई होती है, ठीक है, इंग्लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा ये सोचना था कि इंग्लैंड के पढ़ाई के बाद मैं इंडिया वापस चली जाऊंगी, क्योंकि वहां से इंडिया पास है और बैरिस्टर की पढ़ाई इट्स ग्रेट. बहुत लोग आते हैं इंडिया से पढ़ाई करके वापस जाते हैं. लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी शादी हो गई 2011 में सॉरी. तब मेरे हस्बैंड कनाडा में रहते थे, तो मैं कनाडा वापस आ गई. सो चाहे आप कितना भी घूम फिर लो, आई थिंक फेट एंड डेस्टिनी डू हैव a big role to play. But that did not dissuade me from making my plans and always trying to think that मैं next क्या करूँ. I always make plans, but things kind of unraveled in their own ways. So I would like to tell your audience that don't overthink situations, just keep flowing with the water. जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही. थैंक यू फॉर दैट ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इसको हम और आगे अभी आपसे डिटेल में बात करेंगे. एक बड़ी पुरानी कहावत है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. तो ये जो आपने बताया कि हम जो भी प्लान कर लें, और मेरे साथ मैंने तो आपका एक्सपीरियंस अभी सुना, मैं अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस साझा कर देता हूँ यहाँ पे कि जितनी बार मैंने अपने आप को ये कहा है कि मैं ये नहीं करूंगा, या मैंने डेस्टिनी को कहता ना, यू डोंट टेम्प्ट फेट, एवरी टाइम आई हैव सेड कि आई एम नॉट गोइंग टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, वो मेरे साथ हो जाती है. वो कुछ बूमरैंग इफेक्ट होता है उसका. तो आपने बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा सोचे ना और गो विद द फ्लो.
आपकी जरा शुरुआती पढ़ाई पे आ जाते हैं। आपने बताया कि आपके फादर साहब सीनियर अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो एक जाहिर सी बात है घर में एक इन्फ्लुएंस होता है। हर जगह लॉ की किताबें देखने को मिलती हैं, लॉ के चर्चे ऐसा माना जाता है कि डाइनिंग टेबल पर चल रहे हों, तो उसका जाहिर सी बात मैं समझता हूँ आपके जीवन बड़ा इन्फ्लुएंस रहा होगा। और फिर आपने बताया कि एमिटी में शुरू में आपने एक सेमेस्टर भी किया बिफोर यू प्लान टू मूव कॉन्टिनेंट्स एंड देन गो टू कनाडा टू स्टडी सोशियोलॉजी एज अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए टू स्विच कॉन्टिनेंट्स। एक तो ये होता है कि आपको पता आपकी फैमिली इंडिया में है, आपका मन था इंडिया में प्रैक्टिस करने का, और इंडिया को छोड़ के जब आप यंग होते हैं, जब आप कॉन्टिनेंट चेंज करते हैं, तो उस वक्त बहुत मुझे लगता नहीं कि फर्क पड़ता, क्योंकि यू आर लुकिंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, you are also looking to explore the individual that you are, because in youth we are very motivated, we are very gung ho about things. तो वो जब आपने फर्स्ट आपका जो शिफ्ट रहा फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एंड व्हेन यू स्टार्टेड स्टडीइंग सोशियोलॉजी, तो मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि कई बच्चे और इंडिया में तो आप भी जानती हैं कि दो तरह के हमारे लॉ कोर्स होते हैं। वन इज अ 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो कि आप अंडर ग्रेड करने के बाद कर सकते हैं, और एक होती है 5 ईयर लॉ कोर्स विच वी कैन डू आफ्टर +2। तो आपने जब ये डिसाइड किया कि सोशियोलॉजी पढ़नी है, एंड बिकॉज देन देयर आफ्टर यू डिसाइडेड टू परस्यू लॉ बिकॉज समवेयर इन योर माइंड यू वर क्लियर, तो कितना फर्क पड़ता है एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री का बिफोर यू जंप इनटू फुल फ्लेजेड वाटर्स ऑफ द लीगल फील्ड एंड लीगल इंडस्ट्री? शुड वन डू अंडर ग्रेजुएशन डिग्री बिफोर लॉ, और अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द ग्रेटर एडवाइस कि आप सीधे लॉ कर लीजिए, टाइम बच जाता है? लगता तो है कि टाइम बच जाता है, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं दो पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, एक तो आपके इंडिया में रहने के पर्सपेक्टिव से, एक आपके अब्रॉड जाने के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं और लॉ परस्यू करना चाहते हैं एज ए करियर, then there is no harm to do the 5-year program. I am aware, मेरे को अच्छी तरह से पता है 5 साल का प्रोग्राम और 3 साल का प्रोग्राम। मेरी फैमिली में लॉयर्स हैं, मेरे कजन्स ने लॉ किया है, and my friends continue to do law, so I'm aware of both the। तो मुझे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लगता, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। कुछ लोग 3 साल का अंडर ग्रेजुएट करने के बाद दे अंडरस्टैंड कि अच्छा यस दिस इज द एरिया फॉर मी, एंड दे बिकम इवन मोर, आपकी एक मेच्योरिटी आ जाती है 3 साल के बाद। सो दैट आल्सो हैज इट्स। 5 साल और 6 साल में मेरे को तो इतना फर्क नहीं लगता। आई टेल यू इट्स अ लॉन्ग लाइफ लाइक दैट यू लीड, एंड एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए एक ओवरऑल complete education always makes a difference. So if you do an undergrad and then do your 3 degrees of law, that's great. Some kids are so mature these days, even at the age of 17, 18, they're very clear. So अगर उतना आपके पास focus है, उतना concentration है, तो 5 साल की आप डिग्री कर सकते हैं। उससे भी आपको काफी opportunities मिलती है, आप focused एक हो जाते हो अपने career path में। So both have its positives and negatives, but you have to decide as an individual, as a new person entering a legal field, that am I at that stage that I have that much clarity in my head? And be honest to yourself. That is one thing I would ask your audience, whether they are students in whichever field they're going. Be honest to yourself. Don't आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगी, but be honest to yourself. The day you speak to yourself and say these are my strengths and these are my weaknesses, you will be able to find your path. And from a second perspective, if you're planning to come to Canada or US to move, undergraduate does help. It does have a better understanding in terms of because यहाँ पे the process is you cannot go to law school directly. आपको undergrad करना ही पड़ेगा, and the minimum requirement is a 3-year undergrad with great scores along with the LSAT. So वो सब requirements यहाँ पे। So अगर आप 5 साल का भी करके आते हैं, that is beneficial in a way कि ठीक है आपने 5 साल का प्रोग्राम कर लिया, and then the law, like Canada में there's a federation of law societies that governs all the law societies across the provinces. जो हमारे states हैं, there are 14 of them. तो वो सारे are governed by the federation, and federation regulate करती है through NCAs, the National Committee of Accreditation, कि आपको एग्जाम्स करने पड़ेंगे सिर्फ, या फिर आपको वापस कैनेडियन लॉ स्कूल में जाना पड़ेगा to do a program. If you have the 5-year program under your belt, you are fine. And with some experience, you might be even able to overcome the articling aspect. So वो जो हम आगे बात कर सकते हैं उसके बारे में. If you have questions, I don't want to go off topic, but both have their advantages and disadvantages. But the most important thing is to talk to yourself and figure out, is this because you want to do it, or is it because your family wants you to do it?
I think extremely well put, Renata, because you have to be true to yourself, and I think that is I think many times, in when we are young, we have a lot of internal conflict, because we are trying to challenge ourselves, we are trying to challenge things around us. But I think in utmost honesty and sincerity that you have told a young audience that try to answer the questions which would help you develop yourself, not just an individual but also as a professional in the long run, because law is a profession. It doesn't commence, if I may say so, at least with minimum 10 years of practice under your belt. So it's a long run process, and you have to have that patience, that experience that you want to undergo. तो आइए आपके नेक्स्ट पहलू पे चलते हैं. आपने बड़ी अच्छी बात ही बताई और इसको हम थोड़ा सा विस्तार से और डिस्कस करेंगे कि कनाडा में कैसे वकील बना जाए. लेकिन अभी आपने सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर ली और सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद अब आप इंग्लैंड चले गए. आपने बताया कि वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करनी विद द कंसेंट ऑफ योर फैमिली. तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सी आपने यूनिवर्सिटी चूज की? कितना फर्क है कनाडा की पढ़ाई में, इंडिया की पढ़ाई में, यूके की पढ़ाई में? उस पर भी थोड़ा सा हमें बताएं. Yes, that's a very good question actually. क्योंकि एक सेमेस्टर एमिटी में किया हुआ है, यहाँ पे अंडरग्रेड की पढ़ाई की हुई है इन इंग्लैंड में. I'll start with the first part of your question. So मैंने जब अपना undergrad खत्म किया and I was working for 2 years in between, I did try for law schools in Canada. I'll be honest with the audience. I didn't get into. So मैंने कहा कि should I be spending more time trying to pursue that, or should I just go to England? Because I did get through a university, the University of Buckingham. It was half 1 hour north of London, or 30 minutes one train ride of London. So it's surprisingly, जब मैं वहाँ पहुंची, I noticed out of a class of 50 students, 13 were Canadians. The reason being that इस particular law school का जो program design था 2 साल का, there weren't any summer vacations. So they did actually 6 semesters through 2 years, and the Canadian Federation acknowledged them as equivalent to the Canadian law schools, because वो पढ़ाई ज़्यादा थी, courses ज़्यादा थे. Even though आप 2 साल में कर रहे हो, they were actually well recognized. So when you come back to Canada, instead of getting all the 7 required courses, you would only get 4 or 5. So I got 4 exams when I came back to Canada. So that was another reason I picked this university, because then my transfer exam to come back to Canada were fewer compared to others. So all 13 of us came back, all 13 of us gave our exams, and actually only 8 of us, I think, are practicing now. And others went into other areas, which obviously is an option you pick. The second part of your question is, how is the education different? तीनों continents में. So जब Amity में पहला semester कर रहे थे, I think कुछ subjects थे, for instance sociology था, criminology था, and then there was jurisprudence वगैरह. तो हमारा जब पहला semester खत्म हुआ, हमें assignment submit करने थे, I was looking for instead of doing research, I was looking for typist कि कौन मेरा इस पेज से इस पेज तक copy करे, इस पेज से इस पेज तक copy करे. I was looking for a typist as opposed to doing the research work. Whereas in Canada and in the UK, आपके जो भी assignments हैं, आप 2 पेज submit करें, 5 पेज submit करें, 10 पेज submit करने. Everything has to be your own. The plagiarism was a huge thing when I was studying in Canada as well as in UK. So it made me understand that your work is your own intellectual property. So how do you do your best? आप research खुद करोगे, you learn how to write, you learn how to research, you learn how to read, and you learn how to keep going and understanding and unraveling the law. Whereas again, I'm not going to diss my experience at Amity, but it was my first semester. हमको कुछ पता नहीं था, we didn't know any better. I'm sure over the years and over the semesters, students mooting वगैरह करके, they gain a lot of experience. But I think as a first year, there's a huge difference when you are trying to understand what the law has to offer you. आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, and I have a follow up question from that. कि हमारा ये जो पूरा concept है इसका इंडिया में, एक अगर हम टर्म यूज करें जुगाड़, मतलब कि भाई टाइपिस्ट हम ढूंढ रहे हैं या हम शॉर्टकट लगाने की मंशा रखते हैं, कैसे करें क्या करें. तो जैसा आपने बताया, वो जो जुगाड़ वाली जो मेंटालिटी है हम लोगों की कि ऐसे बाय हुक और बाय क्रुक कर लेते हैं. और जो बाहर की जब कंट्रीज को हम देखते हैं, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर
अबाउट द कॉपीराइट लॉ, प्लेजरिज्म एक्सेट्रा। अब इंडिया में भी सीरियसनेस आ गई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी बाय एंड लार्ज जो मैं देखता हूँ, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है पढ़ने पढ़ाने का और स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन होता है यहाँ पे, जो अभी भी शायद उस जुगाड़ मेंटालिटी या क्विक फिक्स मेंटालिटी अगर उसको कहें, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि समाज की और देश की कहीं ना कहीं छवि से खराब होती है, फर्क पड़ता है। और आपके भी इतने इंटरेक्शन होते होंगे देश के दुनिया भर के वकीलों से, क्योंकि जब एक फॉरेन कंट्री में हम रहते हैं तो हम वहाँ की चीजों का अनुसरण करते हैं। वी ट्राई टू इंटरनलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हम उस वेशभूषा में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो अच्छी, मैं कहूँगा कि गुड प्रैक्टिसेस हम वहाँ की अडॉप्ट करें कि भाई आप देखिए मेहनत कीजिए, अप्लाई योर ब्रेन, यूज योर मेंटल फैकल्टीज टू राइट एन ओरिजिनल पेपर। ये बहुत जरूरी है। अभी भी कई बार देखा जाता है, और मैं किसी लॉ स्कूल का यहाँ पे नाम लेके कुछ वो नहीं कहना चाहता, लेकिन कई बार अगर आपको डिसर्टेशन सबमिट करनी होती है या अपने थीसिस या पेपर्स या रिसर्च वो करना होता है, तो पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर क्विक फिक्स। यस, इन इंडिया वी स्टिल नाउ हैव सॉफ्टवेयर जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर जो एक बेसिक मेंटालिटी है, इसको आप क्या लगता है हम कैसे चेंज करें? बिकॉज यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपने आपकी लाइफ देखी है, आप अभी इंडिया से जुड़ी हुई हैं, तो अगर समाज में सुधार लाना चाहिए, स्पेशली मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फ्रॉम अ वेरी यूथ सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो बच्चे जो इस प्रोग्राम को देखेंगे बाद में, जो हो सकता है बाद में कनाडा जाना चाहें या यूके जाना चाहें या इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो जो गुड प्रैक्टिसेस होती हैं एक लीगल प्रोफेशनल की, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, आई मीन वी आर मूविंग एट अ वेरी फास्टर पेस, जहाँ पे वर्ल्ड इज नाउ श्रिंकिंग, लिटरली ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। आज मैं वेबिनार के जरिए आपसे बात कर रहा हूँ, कनाडा में है, मैं इंडिया में हूँ, एंड गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स आर गोइंग टू गेट स्मार्टर एंड क्विकर। तो ये हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे इवॉल्व करें, इस पे मैं आपका माइंडसेट जानना चाहता हूँ। I think the word I would like to go to is authenticity. Try to be authentic. उससे क्या होता है, आपकी हर कोई खुशी ढूंढता है, हर कोई सेटिस्फैक्शन ढूंढता है। अगर आप अच्छा काम करें, अगर आप मेहनत करें, these are really words that our parents used while we were growing up. But now I do realize, looking back, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप उसको squeeze every bit of energy that you could from every minute that you have. Because right now I have a family, I have other responsibilities. I miss that time that I had during universities. Those are my favorite years, when I was studying, when I was unraveling different things in my life and understanding. So what I would say is, mehnat kijiye. There is no secondary satisfaction to hard work. When you put in the hard work, satisfaction and happiness is automatically generated within you. Take that and run with it. जुगाड़ तो बहुत मजा भी आता है कि मैंने ये जुगाड़ से कर लिया, मैंने इसको इससे बात की, उससे बात की, ये लिया वो लिया, और देखो मेरे को A+ मिल गया, 90 मार्क मिल गए। वो तो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। देयर इज नो सेकेंडरी टू हार्ड वर्क। अगर आपने कोई चीज शुरू से एंड तक अपने हाथों से की है, आपने खुद पढ़ा है, एक फाइल को शुरू से एंड तक आपने, यू हैव सीन इट थ्रू, रिसर्च से लेकर क्लाइंट हैंडलिंग से लेकर सब कुछ, every aspect you have gone through it, there is no other satisfaction. You will have the best night's sleep, you will have the best time in presenting it to your client and explaining it to your client and to your superiors that this is what I have done. There is no other happiness to that experience. Like, I have enjoyed it thoroughly. When I started my practice, my first 2 years, I read every page, I read every word that came on my desk. There was nothing that I left unturned. And I'm telling you, I feel so glad that I put in that work, because today I'm in a position that something comes that's similar, I'm able to just look at it and I'm like, हाँ मुझे पता है क्या चल रहा है इसमें. And that can only come to you if you put in the work. जुगाड़ से एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, आपकी पूरी जिंदगी जुगाड़ से नहीं चल सकती। बड़ी अच्छी बात बताई नेता आपने कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और बड़े बुजुर्ग भी हमसे बात कह गए हैं, और आप कितने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपने बात साझा की। अगला सवाल मेरा आपके लीगल एक्सपीरियंस, जो आपने लॉ की पढ़ाई की यूके में, उस पर निकल के आपने बताया कि बड़ा एक इंटेंसिव कोर्स था, और 3 साल के कोर्स को लिटरली 2 साल में आपने कंप्लीट किया, बिकॉज विदाउट हॉलिडे यू आर अंडरगोइंग योर LLB डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम। तो ये बताएं कि जब आप वो पढ़ रही थी, एक तो इतना बड़ा रिगरस कोर्स रहा आपका, तो उसके साथ कुछ, क्योंकि जब भी इंसान विदेश जाता है पढ़ने या कॉलेज लाइफ अपनी जीता है, तो एक एलिमेंट होता है कि फन हमें करना है, ट्रैकिंग करनी है, देश दुनिया घूमनी है। वो आपको मौका मिला या आप 2 साल सिर्फ पढ़ने में बिजी थी? एक्चुअली मैंने 2 साल उसी में गुजारे। मैंने एक इंटर्नशिप की। आई केम बैक टू इंडिया एंड आई इंटर्नड एट अमरचंद मंगलदास फॉर अ मंथ।
Thanks to my dad, he got me the internship, but he was furious कि मुझे ये सब बातें मुझे किसी के लिए मैं नहीं बोल सकता तुम्हारे लिए कि किसी को internship देने के लिए. This is not why I sent you out. I can't do this. Just figure out your own way. So that kind of told me that, okay, you know what, don't ask him for any other, because he's right in a way कि आप कितने लोगों से बात कर लोगे, कितने लोगों से. At the end of the day, you have to make sure that you are able to stand on your own feet in this legal industry. That was just another reason to ship me off to Canada कि यहाँ पे लड़कियों के लिए it's not the right field. So अगर तुम्हें law करना है तो just go, just leave. So that has been like मेरे को हमेशा लगता था कि I should have stayed back in India. I really wanted to stay back in India, but now the situation is such. The older you get, the more intertwined you get in this situation, and I'm here now for good. But मैं से समझता हूँ एक अच्छी बात निकल के ये आती है, though we may have lost legal acumen in India, but you can still contribute, through your knowledge acquired, across different continents. और एक वही मैंने कहा कि once a lawyer, always a lawyer. मैं समझता हूँ going forward, the way the jurisprudence is going to evolve, is really going to be, fast forwarding us to an age which we have not anticipated, perhaps, in the past. The way things are changing, I think wherever we may be sitting, as lawyers especially, we are all going to, contribute equally. आपने एक बात और अपनी फादर साहब की बताई कि उन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत होती है हमारे प्रोफेशन में. और अगर मैं आपसे सच बोलूं, क्योंकि मैं अपने चेंबर को महिला प्रधान चेंबर भी कई बार कहता हूं, क्योंकि लॉट ऑफ माय एसोसिएट्स आर लेडी लॉयर्स. शुरुआती तौर से मैंने अपनी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट की, और मैं आपको दो महिला वकीलों का यहाँ पे उदाहरण दूंगा. वो अप एंड डाउन डेली करती थी, मेरठ से दिल्ली. वो शुरू में जब उन्होंने मेरे चेंबर को ज्वाइन किया जी, तो हैट्स ऑफ टू देम. मैं हमेशा उनको उदाहरण देता हूँ कि देखिए, मेरठ जैसे शहर से आना और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके कि और हर दिन अप एंड डाउन करना, तो मतलब आप समझिए कि वो एक बस पकड़ती थी आनंद विहार टर्मिनल आके, वहां से फिर बैटरी रिक्शा कुछ किया, फिर वहां से मेट्रो या कुछ पकड़ी, और फिर वो मेरे दफ्तर आती थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में. तो और उसके बाद डेफिनेटली दे गॉट अ पीजी, व्हेन दे वर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द ऑफिस एंड ऑल दैट. पर मैं समझता हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण है हमारे देश में, जो सो फार एज लीगल इंडस्ट्रीज कंसर्न, वो बढ़ रहा है, चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं. पर हाँ, क्या चुनौतियां हैं, डेफिनेटली हैं. क्या पेरेंट्स को भी ये लगता है कि कुछ हद तक इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है. मैं समझता हूँ कि जितनी हम बात करते हैं और साझा होते हैं लोगों से, जैसे आप हैं, आप मेरे इंस्पिरेशन हैं, जो मैं समझता हूँ हमारे बच्चे इसको देखेंगे, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर वुड डेफिनेटली बी इंस्पायर्ड कि आपने यू टुक अ पर्सनल कॉल. मैं नहीं समझता कि लाइफ में आपको रिग्रेट करना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप अगेन यू आर वर्किंग एज अ लॉयर एंड यू आर डूइंग वंडर्स. और इतने कॉन्टिनेंट के एक्सपीरियंस, और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि कोई भी बच्चा मेरे से कभी भी लिंक्डइन या किसी और प्लेटफॉर्म में पूछता है कि मुझे कनाडा में कैसे पढ़ाई करूं, तो मैं उनको सीधे नेताजी का डीएम करने को बोल देता हूं, उनसे प्रायर परमिशन लेके, जाहिर सी बात है. और मैं यहाँ ये भी समझता हूँ कि उन बच्चों को काफी बेनिफिट मिलता है आपकी गाइडेंस से. और आज इस वेबिनार के जरिए मैं ये समझूंगा, गोइंग फॉरवर्ड, पुटिंग अ मोर क्वेश्चंस, कि जो बच्चे इसको देखें फ्यूचर में, वो आपसे और इंस्पायर हो, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आप लोगों की मदद करती हैं, आप बच्चों को गाइड करती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है. तो हैविंग सेड दैट, प्लीज स्टिल मेक अप योर माइंड कि आपको कहाँ प्रैक्टिस करनी है. आई थिंक वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउ. आप आज कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो चाहे कनाडा हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और कंट्री हो. लेकिन जो सुख मिलता है, आई थिंक एज अ लीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस करके, वो एक अपना सुख है. तो निवेदिता, आपने बताया कि आपने एक इंटर्नशिप की, फिर आपके फादर साहब ने आपको बोला कि स्टैंड ऑन योर ओन फुटिंग. तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कनाडा में आपकी कैटेगरी भी एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर ही आ जाती है. यू मे हैव एक्सटेंडेड फैमिली इन इंडिया, बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लीगल जर्नी. अब आप सोशियोलॉजी भी पढ़ चुकी हैं, आप एलएलबी भी कर चुकी हैं, और अब आपने अपनी लीगल जर्नी स्टार्ट की है. तो कैसा रहा वो सफर, शुरुआती सफर, जरा उसके बारे में हमें बताएं. और जो मैंने टर्म यूज किया आपके लिए, कैनेडियन फर्स्ट जनरेशन लॉयर, कितना मुश्किल होता है टू फाइंड फुटिंग इन अ फॉरेन कंट्री, स्पेशली एज अ फ्रेशली ग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट. It is very hard. I for sure मैं ये बोलूंगी कि मुश्किल तो था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था. मेरे को काफी असिस्टेंस, काफी मदद मिली यहाँ की लॉ सोसाइटी से. यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं. आप उनसे सवाल कीजिए, आप उनको, यू रीच आउट टू देम एंड से कि आप मेरी मदद करेंगे, एंड सब मदद करने को तैयार है. ऐसा कोई नहीं है जो आपको बोलेगा नहीं, आई कांट हेल्प यू. It's a very collegial environment, very accommodating environment. सबको समझ आता है. और मैंने भी अपनी लॉ की पढ़ाई करने के बाद
मैं शादी करके यहाँ आई, मैंने अपने एनसीए के एग्जाम्स खत्म किए in first sitting, and I got pregnant right after that. So even before I could do my bar exams and I could do my articling, which is called the legal internship program Canada, where you have to do it. उनको करने से पहले I was expecting. So I took a personal decision कि I'm going to focus on going through this pregnancy and raising a child first, and then venture back into the legal field. The reason I'm emphasizing on this particular part is because many female lawyers might feel, how am I going to do this? How am I supposed to do this? I'll tell you one thing, be persistent. As a lawyer, you are supposed to be persistent. आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. So ये persistence will take you a long way through your journey. So my legal career was put on hold when I decided to raise a family first and then venture back into the bar exams. So once my daughter was 3 years old, I ventured back into the bar exams, got my bar exam done. And then luckily during that time, there was a program introduced in Canada, which is called the Law Practice Program, LPP. I'm sure many of your students will have a lot of questions. I'm more than happy to help. Anybody who sends me a DM on LinkedIn, I will try my level best to answer your questions. But I'll simplify it. पहले आर्टिकलिंग में आप इधर 10 महीने का इंटर्नशिप करते हो किसी लॉ फर्म में, आपको खुद को ढूंढना पड़ता है, लॉ सोसाइटी आपकी कोई मदद नहीं करती है. And the second program that came into picture, because there was a huge shortage of articling, बहुत सारे students articling ढूंढ नहीं पा रहे थे, so it was one of their requirements to get called to the bar. Because of that, LPP, Law Practice Program, through Ryerson University, Toronto, was introduced, and I was the first cohort. So मुझे hesitation थी, झिझक थी कि एक तो मैं already foreign graduate हूँ UK से, अब ये दूसरा वाला करूँगी, am I going to have hurdles? But you know what? That was the best decision I took, because Law Practice Program, because I'm not a Canadian graduate, gave me exposure to the Canadian legal system, mentors, negotiation training, and how to handle the 7 areas of law, which are supposed to be the core competence Canada में, sub area में, एक family law की file, एक wills and estate की file. They gave me a practice run कि how to run the file start to finish, criminal law की file from start to finish, which was a great experience. And उसके बाद they guarantee you an internship for 4 months. What better? आपको सिर्फ अप्लाई करने हैं, applications डालनी है on firms जिन्होंने promise किया है कि हम we will take LPP का एक student. So in overall experience, मेरे को experience भी मिला, काम भी मिला, और I made connections in the legal fraternity through LPP. So every student that आप आते, मैं सबको ये recommend करती हूँ कि LPP जरूर कीजिए, क्योंकि आपको वैसे भी time लगेगा. The day you land in Canada, you're not going to get your degree done. It is a long process. It is a long process. You can start it from India, but don't feel disheartened. उस experience, उस journey में भी एक मजा है, इस journey में भी एक fun है. Because now I'm sitting in front of you and I am telling you about my journey back in 2015. मैंने कैसे LPP किया और मैं अब यहाँ पे हूँ. So don't feel bogged down. Don't be in a rush. Don't be in a rush. Enjoy the experience, because every experience brings something that you will make sense when you connect the dot backwards, as Steve Jobs puts it. आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि एंजॉय द जर्नी. सफर बहुत जरूरी होता है अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, और उस सफर को मजेदार रखें, अपने को जाने उस सफर के दौरान, क्योंकि जब तक आप वो जर्नी अंडरटेक नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे. और आते हैं आपकी LPP की जर्नी में, जहाँ पे आपने बताया कि उस टाइम यू आर आल्सो एक्सपेक्टिंग योर फर्स्ट चाइल्ड. तो वो जरा हमें उस सफर के बारे में बताया कि कितना मुश्किल रहता है टू एट टाइम्स, यू नो, व्हेन स्पेशली यू आर अ वुमन, कि आपको मदरहुड भी देखना है, आपको अपना करियर भी साझा करना है, और कई चैलेंजेस पर्सनल प्रोफेशनल ऐसे में आते हैं. तो प्लीज हमें अपने लाइफ की उस जर्नी के बारे में बताएं कि क्या क्या आपने कठिनाइयां फेस की एंड हाउ डिड यू ओवरकम ऑल दोस चैलेंजेस. थैंक यू जयंत. मैं इतना एम्फसाइज नहीं करूंगी कि बहुत मुश्किल था, मेरे लिए मुश्किल था जरूर, बिकॉज कमिंग फ्रॉम इंडिया, इवन माय फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी जब मैंने पढ़ाई की, मैं आई गो बैक टू दैट, जब मैं पहली बार हॉस्टल में अकेले रह रही थी, मैं सुबह उठी, ब्रश करके अपने कमरे में आई, फिर मैं अपने बिस्तर को देखा, मैंने कहा अच्छा ये क्या है. द ब्लैंकेट वाज ऑल मश्ड, द पिलो वाज ऑल मश्ड, आई डिडंट नो हाउ टू मेक माय बेड.
बिकॉज इंडिया में कोई आपका बिस्तर बना देता है, कोई आपकी लॉन्ड्री लाके रख देता है, कोई आपका खाना बना के रेडी कर देता है। ये लग्जरीज हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको ये सब सुविधाएं देते हैं। तो जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी से वापस गई इंडिया समर वेकेशंस के लिए अपने अंडरग्रेड के टाइम, तो मैंने अपने घर में जितने भी हेल्प थे, मैंने, भैया प्लीज मेरा बेड मत बनाना, मैं खुद बनाऊंगी, आप मत करना। तो बोले कि क्यों, क्या हो गया इसमें, क्या? मैंने कहा नहीं, सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज मेक माय बेड सो दैट इट्स माय रूम इज इन अ स्टेट दैट आई कैन स्टार्ट माय डे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय अंडरग्रेड लाइफ, कि मुझे खुद अब सब कुछ काम अब खुद ही करना है। So going now moving a little few years forward and motherhood hit. It was amazing. It was very different than being a student and then moving on to being a mother. After my NCA exams, जब मैं अपने सारे NCA जो national accreditation 4 exams मुझे clear करने थे, मुझे certificate मिल गया। मेरे बार exam से just पहले I found out that I was pregnant with my first child. It was an exciting time. It was I was very happy. Then मैंने सोचा कि अब NCA तो कर ही लिया, बहुत आसान था। Written exams I was pretty good at essay questions. बार एग्जाम भी हो ही जाएगा, लेट्स गो अटेम्प्ट कर लेती हूँ। I was 4 or 5 months pregnant at the time. The bar exams in Canada are 7 hours long. So there's a barrister exam, then there's a solicitor exam. It's a 7-hour grueling multiple choice exam, जिसमें आपको anywhere from 200 to 220 questions मिलते हैं करने के लिए। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। So there's a 3 hours, 3.5 hours, 3.5 hours plus a 1 hour lunch break. So it's an 8-hour ordeal in a big hall with open book, of course, but the open book doesn't, you have less than a minute and 30 seconds to attempt each question. Read it, answer it, and then I obviously wasn't able to clear it the first time around, even for that matter the second time around when I had my baby. So मैंने break लिया. I was like, this is not going to, multitasking is not going to work at this point. Let's focus on one task at a time. So I took care of my baby, my daughter, and I raised her for the first 2-3 years. And उसके बाद जब मैं articling ढूंढने लगी experience के लिए, मेरा requirement के लिए, मुझे कहीं पे भी articling नहीं मिला. There was a gap on my resume, obviously, with 2 years, 3 years of gap. Interviews भी नहीं आ रहे थे. That's when LPP was my saving grace. मैंने LPP join किया, मैंने सबसे दोस्ती की, बातें की. I'm good at making friends. I'm good at communication. So I was able to communicate with the team, with the group, and learn, take all in at the same time, and tell them that this is where I am at. Can you help me? And everybody helped me with their arms open. But obviously there were hurdles. I got good experiences, bad experiences. Bad experiences, one of them I remember, somebody told me in Canada that you are a brown female lawyer, you have to work 3 times as hard. A lawyer said that to me. So, and मुझे पता है, it's not that I don't know that, but when somebody tells you, you realize that it's 3 times as harder to get through those barriers. But that did not dissuade me. For the very reason that I have to make sure, I have to remain persistent, I have to keep hammering if I want to make something out of myself. So that's what I will let your audience know as well, कि आप कोशिश करते रहिए. आपके हाथ में कोशिश है और कुछ भी नहीं है. The results are not in your control. आप कुछ नहीं कर सकते हो. So keep hammering, keep trying. आपने बड़ी अच्छी बात रखी रहता कि किस तरह से मदरहुड को आपने एम्ब्रेस किया, और उसके बाद जो गैप रहा आपके सीवी में, उसके लिए यू हैव वर्कड एटलीस्ट 100 टाइम्स हार्डर, इफ नॉट 10. एंड यू नो आई कैन वाउच फॉर योर हार्ड वर्क एंड यू नो योर इंटेलिजेंस. और ये भी आपने बताया किस तरीके से आपने बायस फेस किया जब लोग आप पे कह जाते हैं कि देखिए जस्ट बिकॉज आप इंडिया से हैं, या यू नो स्किन टोन या कलर पे कई बार कमेंट या तंज कसे जाते हैं. तो कहीं ना कहीं एक अंडरलाइन मैं समझता हूँ जो भेदभाव रहता है, उसको भी हमें ओवरकम करना है. हमारे जो एक सीवी में गैप है उसको भी ओवरकम करना है. तो बहुत सारे आपने ये चैलेंजेस फेस किए और आपने अपना करियर इसमें बनाया. तो अभी बताइए, जब आपका ये जो प्रोग्राम था इसमें जब आपने उत्तीर्ण किया, इसको आपने क्लियर किया, तो उसके बाद आपने कौन सा वहाँ पे दफ्तर ज्वाइन किया, और वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या काम आपको सीखने को मिला बतौर लॉयर, उस पर थोड़ा सा साझा कीजिए अपनी कहानी. So after जब मैंने लॉ प्रैक्टिस, मैंने अपना LPP प्रोग्राम खत्म किया, उसके बाद मैं काफी dissuaded थी. मैंने कहा कि यार this actually is not a field for me. I'm a different person. I'm not a cutthroat person. मैं
किसी की टांग काट के आगे बढ़ने वाली पर्सन नहीं हूँ। मेरा अप्रोच रहता है सबको मिल के साथ में चलते हैं आगे। तो मुझे ऐसे फॉर सम रीजन आई फेल्ट कि यहाँ पे लॉयर्स ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। सो आई स्टार्टेड राइटिंग। मुझे लिखना अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी क्लियर जब मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स लिखती हूँ, कुछ लिखती हूँ। सो आई जॉइंड थॉमसन रॉयटर्स एज अ राइटर। सो आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर देम, वेबसाइट राइटिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेरियस राइटिंग। तो वो कुछ टाइम तक किया, 6-8 महीने। फिर उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन नहीं थी, बिकॉज there was no client interaction, there was no law involved in this, there was no deciphering or problem solving. I enjoy problem solving. कोई मुश्किल situation है जिसमें सब तोड़ मरोड़ के परेशानी में है, उसको कैसे simplify करके present करो ताकि both the parties are happy, they walk away with some satisfaction. It gives me some satisfaction. It's a selfish reason. I like it. So I said, okay, my husband's like, why don't you try? Go back, try. A bad experiences doesn't define other bad experiences. So then I again tried. I applied to jobs, maybe say 200 jobs, law jobs. सब रिजेक्शंस आते रहते हैं कि नहीं इंटरव्यू, 1-2 कॉल्स भी किए, इंटरव्यू कॉल्स नहीं। फिर जब मेरी करंट पोजीशन मैंने रिसर्च की मेरे जो लॉ फर्म के लिए, I saw the team and I got a good vibe from the picture on their website. I was like, this seems like nice people. They seem like approachable people. They seem like my kind of people. So I called them. So उनकी जो assistant ने phone उठाया, उसने कहा कि yes. मैंने कहा, are they still hiring? She's like, maybe. मैंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें I'm going to fax my resume right now. You need to take the resume and put it in front of the manager, hiring manager's desk. वो मुझे कह रही कि ये कौन है, मतलब कि क्या मेरे को क्या ऑर्डर दे रही है, कौन है? इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहाँ से आ रहा है? इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हैव टू पुश, डोंट बी हेजिटेंट कि अरे यार ये क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा। they will understand that you are a go-getter. You push and you get the job done. So she did it, and half an hour after मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा did you put it in front of him? She's like yes I did. So वो आज भी ऑफिस में कहती कि यार क्या था, what was that? I was like, I needed to get my job done. I needed my resume in front of the hiring manager, and that's all that matters to me. I'm not going to be rude to you, but I'm going to push you to get my job done. So at the end of the day, I got the role, and I'm very happy where I am. They're amazing people, my colleagues, my boss, everybody. It's a very loving environment, very fun environment, and it lets me be who I am. Again, going back to the concept of authenticity, I am who I am, and I'm able to grow as a professional, as a lawyer, because they let me be me. I don't have to pretend, not one day. बढ़िया बात आपने बताई नहीं था कि किस तरीके से जुझारूपन बहुत जरूरी है जीवन में अगर आपको सफलता के शिखर तक पहुंचना है। 200 एप्लीकेशंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई हर्ड दैट करेक्टली, 200 कम से कम आपने बार भेजा रेज्यूमे। और मैं आपसे I have that folder in my Gmail account just to for reality check. जी नहीं, मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा कि जब मैं सिंगापुर में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था और आई वाज लुकिंग फॉर जॉब, होता है कि जब आप बाहर मास्टर्स करते हैं तो कई बार आपके पेरेंट्स आपको सिखाने के लिए कहते हैं कि कर्जा उठाइए थोड़ा सा बैंक से ताकि आपको पैसे की वैल्यू पता चले। तो माय फादर वाज वेरी क्लियर एंड ही सेड, यू नो, टेक बैंक लोन। So I had taken obviously education loan on my head, and the idea was to repay it on your own. And for that, I think it was really important for me to get a good job. So I was lucky to find my first break in Dubai with Clyde & Co. But मुझे याद है आप ही की तरह मैंने भी न जाने कितने पार्टनर्स, कितनी लॉ फर्म्स को ईमेल पे ईमेल भेजता था और हर 3-4 दिन में फॉलो अप किया करता था। तो आपने जो इतना बढ़िया अपना एक्सपीरियंस साझा किया और जो हमारे दर्शक इसको सुन रहे होंगे, एक बात स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दें कि किसी भी इंसान को अगर आप समझते हैं कि उसने जीवन में, मैं नहीं कहता कि सफलता की चोटी है शिखर पर, अगर उसको कहीं पे भी एक ब्रेक मिला है उस इंसान को, वो अपनी कोशिश की वजह से मिला है, तो कोशिश करना ना छोड़े। आपने मेरी बात सुनी, आपने निवेता की बात सुनी इतनी बढ़िया तरीके से कि उनका अभी तक वो फोल्डर है 200 जगह अप्लाई करना और फिर भी हार ना मानना जब आपको या तो जवाब ना आ रहे हो या जवाब ना के रूप में आ रहे हो। कई बार तो लोग जवाब नहीं देते और कई बार कहते हैं कि भाई वैकेंसी नहीं है हमारे यहाँ। और फिर निवेता ने बताया कि इतना उन्होंने ट्राई किया, करते करते आज वो देखिए बैरिस्टर है वहाँ पे, इतनी अच्छी। और आप गोसाई लॉ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग निवेता, आप गोसाई लॉ में the law firm's name is Gosai Law, yes जी। और वहाँ पे आज आप एक एंगेजिंग लॉयर हैं, आप वहाँ पे क्लाइंट्स के साथ उनकी मदद करती हैं,
और कोर्ट को, लॉ को इंटरप्रेट करती हैं, इतनी सारी चीजें रहती हैं। तो थोड़ा सा आपकी गोसाई लॉ की जर्नी के बारे में जानते थे। आपने तो बता दिया कि कोलीग्स अच्छे हैं और आपको आपको कैसे काम मिला। थोड़ा सा विदाउट, मैं कभी क्लाइंट अटर्नी कॉन्फिडेंशियलिटी में नहीं जाता, पर जो वर्टिकल्स हैं आप जो वहाँ कवर करती हैं, किस किस तरह का आप कानून वहाँ पे सीखती हैं, सिखाती हैं, वो उनके बारे में जरा बताइए कि आप फैमिली लॉ करती हैं, कमर्शियल लॉ करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्रिमिनल लॉ करती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और ये बताइए कि कितना जो वहाँ का कोर्ट सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह का वहाँ पे कोर्ट सिस्टम है, और क्या इंडिया की तरह ही स्लो है थोड़ा सा, या थोड़ा सा फास्ट पेस? इंडिया की तरफ बता नहीं पाऊंगी क्योंकि इंडिया में मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। मेरी इंटर्नशिप बहुत छोटी थी, 1 महीने की थी, सो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट कि इंडिया का कैसा है, इवन दो आई डू हियर स्टोरीज। बट जब तक आप खुद काम नहीं करो, hearsay evidence doesn't apply. So let's not, I will not comment on India's judiciary, but I will, हाँ, मैं गोसाई लॉ में एक civil litigation lawyer हूँ. Civil litigation, within that I practice, my area of expertise is car accidents, slip and fall, any injury claims, disability claims. Again, I kind of fall into it. मेरा intention नहीं था, but मुझे हमेशा से एक litigation में interest था. मैंने law school में mooting भी किया था, so मुझे हमेशा litigation में interest रहा, drafting and arguing and negotiation. These have been my strong pursuits. मैं क्लैरिटी से बात कर सकती हूँ। मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो मैं उसको इस तरह से अनरावल करती हूँ मेरे क्लाइंट के लिए, दूसरी पार्टी के लिए, ताकि सबको समझ आए कि what is at stake here, और who is going to be benefited. At least both the parties can walk away with some sanity in this. So my practice is civil litigation, and within civil litigation there's another area called accident benefits. हम एक particular statute use करते हैं which is called SABS, statutory accident schedule benefits. तो उसमें मेरी काफी एक्सपर्टीज है क्योंकि वही मैं काफी सालों से कर रही हूँ। मुझे इंटरेस्ट भी है क्योंकि आई एम एबल टू हेल्प पीपल ऑन अ डेली बेसिस, anywhere from understanding their life stories to how and what is going to be their next 5 years, based on their medicals, based on their situation. I'm a good listener. I might be talking quite a bit right now, but I'm also a good listener because I'm able to help the client after listening to their story. So mainly हर client एक नंबर नहीं है, मैं काफी इंटरेस्ट देती हूँ उनकी स्टोरी में, उनकी लाइफ में, एंड आई गिव देम द फुल टाइम, which I enjoy. I'm not going to say it, I just do it because I need it for my work, but I do enjoy listening to people, helping them. It gives me strength in what I do and keeps me going. So that's my area of practice in personal injury litigation at Gosai Law. मैं ये कोशिश कर रही हूँ मैं कुछ और तरह की litigation भी करूँ, files, but that's going to be the next few years. Let's see, once COVID is behind us, hopefully soon. And the second part of your question was कि मेरे under, like how do I practice at the firm? So मेरे under एक paralegal है और एक legal assistant है. We work as a team. We work. My approach is मेरे को जो आता है मैं सब कुछ सिखाती हूँ. I teach them everything. I tell them what I'm thinking and how I'm thinking. So उससे क्या होता है, काफी कुछ चीजें मेरे लिए आसान हो जाती हैं. I treat them as equals. I treat them as my friends, so that उनको पता है कि निवेदिता का next step क्या होने वाला है. How is she going to think? How is she? So जैसे कई बार लोग mentors की बात करते हैं, मैं भी यही हमेशा ऐसे mentors ढूंढती हूँ जो मुझे verbally बोलें कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आई एम अहेड इन द गेम और मैं ऑलरेडी समझ सकती हूँ कि उनका माइंड किस तरह से सोच रहा होगा. सो दैट्स हाउ आई डू इट विद माय कलीग्स एंड इवन माय जूनियर्स कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस इज व्हाट माय स्टेप्स आर गोइंग टू बी. काफी कुछ उससे आसानी, वो भी कॉन्फिडेंस उनको मिलता है, वो भी सीखते हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. सो इसलिए सबको साथ में लेके चलते हैं. आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन. हेल्दी कॉम्पिटिशन इज गुड फॉर श्योर, बट what growth उसी में है जहाँ पे सब मिलके चल सके. That's my approach. Very nice mantra that you shared with us, निवेदिता, क्योंकि mentorship की आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक आप टीम वर्क या टीम प्लेयर बन के नहीं काम करेंगे, and it's something like osmosis, you know, जब तक
एक दूसरे को नहीं पता होगा टीम में कि दूसरा क्या सोच रहा है या कैसे काम करना है, तो दे कैन नॉट एवर एंटिसिपेट द टाइप ऑफ challenges perhaps a client may be facing and the type of relief that you may be expecting from the court. तो अब आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि you have to keep your team in confidence. और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी वकील को किसी भी देश के कोने में, विदेश के कोने में ये बात समझनी चाहिए कि मेंटरशिप, टीम प्लेइंग और स्पीकिंग योर माइंड, ओपनली, हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी होता है। और मैं समझता हूँ कानून के तो दायरे में खासकर, बिकॉज हम लोग फाइट कर रहे हैं लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, और तब तक जस्टिस नहीं आएगा अगर टीम ही आपस में अगर कंपटीशन में लग जाए और एक दूसरे की लेग पुलिंग में लग जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लाइंट के इंटरेस्ट सफर हो जाते हैं, चाहे आप कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, उससे मुझे लगता नहीं कि फर्क पड़ता है, बिकॉज द एंड गोल इज जस्टिस। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। दूसरा मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे कोर्ट कचहरी के मामले देखती हैं और हमारे इंडिया में संक्रमण चल रहा है, कनाडा में मैंने सुना है कि संक्रमण चल रहा है, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो इंडिया में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भी वर्चुअल हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कुछ ट्राइब्यूनल्स में, और उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा कि आने वाले समय में वर्चुअल हियरिंग रियलिटी बन सके, लास्ट माइल रीच हो। थोड़ा आप हमें कनाडा के बारे में समझाएं कि क्या वहाँ के कोर्ट्स ने भी वर्चुअल हियरिंग को अडॉप्ट किया है, और अगर अडॉप्ट किया है तो कितने हद तक अडॉप्ट किया, और आपके हिसाब से इज दिस द फ्यूचर फॉर लीगल इंडस्ट्री? यस, यहाँ पे कोर्ट्स ने 100% वर्चुअल हियरिंग पे ही काम कर रहे हैं। अभी सितंबर में, लास्ट सितंबर में उन्होंने कोर्ट्स खोले थे। देयर वर few matters that were being taken to court, trials जैसे होते हैं हमारे, we have motions, कुछ भी interim issue आ जाती है जब फाइल चल रही होती है, तो that's called a motion यहाँ पे। So motions भी कोर्ट सुन रही हैं, but as long as it's not an urgent matter, they are keeping it virtual if that can be done. Courts are adopting बहुत अच्छी तरह से, बहुत swiftly. The court clerks are also working with us. So it's been a very, very smooth transition. There were some glitches in the beginning last year, April, May में, जब just lockdown शुरू हुआ था मार्च में, तो that time थोड़ा बहुत सबको हिचकिचाहट हुई, but luckily through, sorry, there's a message. Luckily through Zoom and other virtual systems, we have been able to transition very smoothly, and clients को भी काफी comfortable feel हो रहा है। there was a time जब मैं clients बोल रहे थे नहीं हम आपके ऑफिस में आके बात करेंगे, हमको ये वर्चुअल नहीं करना, तो हमने वो अकोमोडेट किया, लेकिन फिर हमने ग्रेजुअली उनको समझाया कि आपकी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी, सबकी सेफ्टी के लिए ये हमें जरूरी है कि हम we continue with the virtual system, and we kept them at ease, saying that हम इसको पॉज पे डाल सकते हैं, हम आपको अलग से फोन करके बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्राइवेट में बात करनी है। So we figured out a way where we could work with our clients and with the courts, and it's been a very comfortable transition, I would say. There have been some glitches, but कहाँ पे नहीं होते हैं? When there's technology, when there is systems in play, this is bound to happen. But if you have the patience and you are humble and you are patient with your colleagues, I think things turn out much better. आपने बड़ी अच्छी बात रखी, और मैं एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, बिकॉज इंडिया में भी वो जो आपने क्लाइंट सिनेरियो वो डिस्क्रिप्शन दिया कि ट्रेडिशनली स्पीकिंग आई थिंक लॉ एक ऐसा सेक्टर रहा है, एंड आई कैन से इट विद सर्टेन कॉन्फिडेंस, कि हम लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से हमेशा दूर भागते हैं। आई डोंट नो क्यों है वकीलों का ऐसे, पर वी आर क्वाइट अवर्स टू टेक्नोलॉजी की नहीं, हमें पेपर पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, सामने कुछ एक हार्ड फाइल होनी चाहिए। आई थिंक बिकॉज ट्रेडिशनली शायद ऐसा रहा, और थोड़ा सा आई थिंक देयर इज ऑलवेज some friction, between the thinking of old school lawyers and the new school lawyers, if I may say so. तो एक कहते हैं ना कि एक नई पीढ़ी है जो कुछ नया करना चाहती है, पर पुरानी पीढ़ी चेंज को एकदम से अडॉप्ट नहीं करना चाहती। यही चीज क्लाइंट्स के साथ भी लागू होती है, जैसा आपने कहा। और इंडिया और कैनेडियन क्लाइंट्स की जो सिमिलैरिटी मैं अगर आपके रिलेटिव से ड्रॉ कर पाऊँ, ये है कि हमारे भी क्लाइंट्स कई बार कहते हैं नहीं वकील साहब ऑफिस ही में आके मिलना है। तो ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है कि अब तो जूम में बात हो पा रही है, मैं आपको जूम का लिंक भेज देता हूँ, आइए आमने सामने बैठ के बात करते हैं। उससे ना सिर्फ मैं आपकी सिक्योरिटी मेंटेन कर पा रहा हूँ, मैं इंश्योर कर पा रहा हूँ कि जो हमारा जो एक पॉल्यूशन का जो एनवायरनमेंट पे जो फुटप्रिंट पड़ रहा है वो कम हो। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं फायदे भी हैं इसके। और मैं समझता हूँ कि ये जो लीगल अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में आ रही है, कोर्ट के जरिए, वकीलों के जरिए, जो
इंडिया का अगर मैं आपको बताऊं तो कोर्ट में डिजिटल फाइलिंग शुरू हो गई है, एटलीस्ट हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ अब डिजिटल फाइलिंग हो रही है। तो पहले आप समझिए कि कितना A4 शीट से लीगल शीट बर्बाद होती थी कि पेज लेना है, सिंगल साइड प्रिंटिंग होनी है, उसकी मार्जिन रखनी है। थोड़ा सा अगर आप हो सकता है कनाडा की भी कहानी साझा करें कि वहाँ पे भी फिजिकल वर्चुअल वर्सेस वर्चुअल फाइलिंग में आपने क्या फर्क पाया है। पर इंडिया के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पेपर सेविंग हो गई है। और ये जो दूसरा हमारे सुनामी हम देख रहे हैं हमारे देश में, जो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी शुड बी बिहाइंड अस, इसके चलते मैं समझता हूँ डिजिटाइजेशन को हम अडॉप्ट कर पाएंगे थोड़ा सा तेजी से, क्योंकि पीपल हैव बिकम अवेयर। सो मेनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हैव हैपेंड इन द कंट्री, वी हैव लॉस्ट पीपल विद इन जुडिशरी आल्सो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लाइंट, जुडिशियल स्टाफ, कोर्ट स्टाफ, वकील थोड़े से इस परेशानी से उभरेंगे और समझदारी से मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे। सो यस, हमारी ऑफिस ने एक्चुअली लकीली कोविड होने से 6 महीने पहले सारी फाइलें स्कैन करके ऑनलाइन कर दी थी, ताकि वी वोंट हैव टू कैरी फाइल्स टू आवर मीडिएशंस, टू आवर डिस्कवरी हियरिंग्स। जो हमारी हियरिंग्स होती, एक लैपटॉप उठाया और कोर्ट में पहुंच गए। बाकी जो कोर्ट की सबमिशंस हैं तो वो कोर्ट की सबमिशंस रहती हैं, बट हम बड़ी बड़ी फाइलें, बड़ी बड़ी ब्रीफ केसेस लेके नहीं जा रहे थे। एंड जस्ट व्हेन कोविड हिट, मार्च में ब्रेकडाउन लॉकडाउन हुआ, हम सारे लॉयर्स, सारे असिस्टेंट्स, वी वर एबल टू वर्क फ्रॉम होम कंफर्टेबली, बिकॉज हमने क्लाउड सिस्टम डाल रखा था, सारी फाइलें स्कैन थी। सो इट वाज अ वेरी इजी ट्रांजिशन फॉर अस। एंड ऑल्सो हमारा ये रीजन था कि हम क्लाइंट्स के लिए वी वांट टू बी कॉस्ट एफिशिएंट, in paper say environmental friendly, like all of these factors were bothering my boss. So she's a female again, and उनको लगता था कि why aren't we being more efficient? So उसके बात में, like उस conversation के बीच में just so happened COVID आ गया, and we were all so happy that we were able to comfortably transition onto the online system. मुश्किलें थी, I'm old school, I want paper, I want my pen, I want my writing, but you know what, as human beings we should adapt, and we are able to adapt. Why not? Transitioning is a very important factor in this day and age. So आप जितना भी environmentally friendly रहेंगे, जितना adapt करेंगे आपके environment को, आपके लिए उतना ही आसान होगा to focus on the law as opposed to other things around it. So yes, for us, our firm, it was very easy. We still, हमारे firm में already बोल रखा है, साल के end तक घर से ही काम करना है, सारे appointment, सब कुछ, court hearing, सब कुछ online है. Unless there is a hearing that the court needs us to be present, we will go. Otherwise, we are not supposed to. So we continue to work online. We continue to serve our clients. We continue to answer their messages, phone calls. Everything is business as usual for us. बड़ी अच्छा बताया नहीं था आपने, और आपका काफी समय ले लिया, बट प्रोग्राम के अंत से पहले मैं एक दो सवाल हमेशा अपने जहन में रख के पूछ ही लेता हूँ। एंड एक पेनल्टीमेट सवाल जो मेरा आ रहा है, आई डोंट नो उसका मेरे आपके पास जवाब होगा कि नहीं, पर ये मेरा कर्तव्य भी है और मैं समझता हूँ कुछ हद तक उत्तरदायित्व भी कि आपसे सवाल पूछूं और दर्शकों तक इसको पहुंचाया जाए, खासकर जो यंग लॉयर हैं या जो अभी लॉ स्कूल में हैं, जो पढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि दुनिया ने अब इस पैंडेमिक को देख लिया है, डिजिटाइजेशन को हम कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कर रहे हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोर्ट वाइज एंड क्लाइंट वाइज एंड लॉ फर्म वाइज एक्सेट्रा, बट आपको लगता है कि इससे एटलीस्ट, क्योंकि दुनिया में दो तरह के कानून प्रैक्टिस होते हैं, या तो कॉमन लॉ कंट्री है, सिविल लॉ कंट्री है, और अगर आपने कॉमन लॉ से पढ़ाई की है, जैसे कि अगर आप कनाडा में हैं, मैं इंडिया में हूँ, और हम लोग का कॉमन लॉ इंग्लैंड से फ्लो करता है ट्रेडिशनली स्पीकिंग, तो आपको ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड, आई एम नॉट सेइंग कि 10 ईयर्स और मे बी लेट्स से 15 और 20 ईयर्स की जो बैरियर्स हैं लॉयर्स की, जो इंटरनेशनल लॉयर्स के, और अगर एक फंडामेंटल सेम है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जस्टिस सेम है, तो क्या ना कैनेडियन लॉयर टुमारो कैन आर्ग्यू इन इंडिया, और इंडियन लॉयर कैन आर्ग्यू इन यूके, और यूके लॉयर कैन आर्ग्यू लेट्स से इन Kenya or Nairobi or wherever in the world. Do you think that's a possibility that we may be looking at in the future? Of course, absolutely. It's an absolute reality. Unfortunately, it's not true for now. There's a huge barrier in terms of आपको इसका बात clear करना होगा. You have to be licensed in the country or in the province. And as a matter of fact, within Canada, within the US, every state has their own bar exams. Some states accept interpersonally changeable कि अच्छा आपको न्यूयॉर्क बार है तो आप बाकी कंट्री में यहाँ कर सकते हैं. Similarly in Canada, अगर आप ओंटारियो में आप कॉल्ड हैं तो आप कनाडा में कहीं पे भी ट्रांसफर ले सकते हैं. Not right now, but yes, I think that's a reality, and it's very, very fast approaching us. So with that being said, we have to be ready with an open mind.
with an approachable attitude कि हमारे सामने जो भी आएगा जैसे भी आएगा हम उसको embrace करेंगे और we'll keep an open mind. We will not say that no, I'm from this law, you cannot talk to me, you don't know what I'm talking about. That's an old school approach. Let's keep an open mind, let's remain approachable, let's remain humble, and let's remain students all our life. It will help us all. Very, very well put. I think that's a pragmatic and a practical approach, and a positive approach that we must always, bear in mind. Having said that, एक आखिरी closing comment हम हमेशा अपने अतिथियों से मांगते हैं. इतना अच्छा आज आपने हमें positive feedback दिया, इतनी आपने बढ़िया बातें हमको बताई. So before coming to a close of this episode, may I request Niveta, please, for our young viewers, और हमेशा लोगों से कहता हूँ कि when I say young, I don't mean physical age, I mean young in mind and young at heart. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अपनी प्लीज क्लोजिंग कमेंट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचे. Three things. Create options for yourself. Don't have a closed mindset. Create options. Legal industry is fast evolving, fast changing. There is legal tech, there is legal AI, there is the traditional practice, but there is a lot that the law as a profession has to give you. If the practice of law doesn't work for you, seek out other things. It has a lot to offer. So create options for yourself. I'm constantly thinking, what else can I do with this? What else can I do with this? I haven't come to that answering that question as yet, but always create options for yourself, because just as आप देख रहे हैं, traditional jobs are vanishing. Digital marketing jobs, मतलब पता नहीं किस तरह के roles आ रहे हैं, influencers. Like I have no idea what's going on out there. I'm still catching up. So I will emphasize there's a possibility that as a lawyer, as a traditional practice, it might diminish. So create options for yourself. Remain honest. The second point is remain honest. Be true to yourself. If the practice of law doesn't work for you, find something that works for you, because it's a long life. You have to make it work. अगर आपको पसंद नहीं है तो कुछ और कीजिए जो आपको पसंद है. Be honest to yourself, be authentic, know who you are. Start with yourself. And finally, any experience is good experience. Just keep at it. Thank you so much, Niveta. आपने इतनी बढ़िया बातें हमारे साथ रखी. एक बड़ी पुरानी कहावत है, know thyself. तो आपने ये भी बोला कि भाई you must know yourself. आप अपनी सच्चाई का मूल्यांकन करें, ये बहुत जरूरी है. जब तक खुद को नहीं जानेंगे तो दुनिया और जगत को कैसे जानेंगे, और उस भूल भुलैया में आप खोए रहेंगे. सभी दर्शकों के बिहाफ पे मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि इतनी आपने बढ़िया बातें रखी, इतनी पॉजिटिव बातें रखी. और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि निवेता, जैसे उन्होंने आपको बताया कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, उनकी डीएम प्रोफाइल में. प्लीज डू नॉट बॉम्बार्ड हर इनबॉक्स. शी इज अ बिजी लॉयर, शी इज ऑल्सो अ डोटिंग मदर. तो प्लीज रेलेवेंट क्वेश्चन डालें जो आपको लगता है जिसमें अपना टाइम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके आपको गाइड कर सकें. मैं हर बार यंग लॉ स्टूडेंट से कहता हूँ कि जब भी आप किसी को मैसेज लिखें तो बड़ा थॉटफुल मैसेज लिखें, क्योंकि जो दूसरा इंसान है जो दूसरी तरफ है उसके अपने उत्तरदायित्व हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो डिस्चार्ज करते हैं. किसी की भी भल मानसता का हमको जबरदस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहिए, मेरा ये मानना है. So Niveta has gracefully offered to guide young lawyers. She, as I said in the segment 1 of this program, she has always been there to help people. और जो भी बच्चे या जो भी वकील समझते हैं उनको कनाडा जाना है, अपना करियर बनाना है, तो मैं समझता हूँ निवेता इज अ वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट. और इसी के साथ एक हमारी जो एक अपील रहती है अपने दर्शकों को कि अगर आपको हमारे चैनल जो मुहिम हमने शुरू की है थोड़ी सी लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने की, सोसाइटी में एक पॉजिटिव अप्रोच लाने की, तो प्लीज इसके चलते आप हमारे चैनल को दूसरों तक प्रमोट करें, उनको बताएं कि यहाँ पे अच्छी बातें होती हैं, कानून जगत की बातें होती हैं, दुनिया की बातें होती हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून. Thank you.